नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आज जून का माह आरंभ हो चुका है और जून के माह से काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि पिछले ही महीने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा करी थी कि एक महीने के अंदर हम लोग जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की विज्ञप्ति जारी कर देंगे। उसके नेक्स्ट मंथ में हम लोग जो है फॉर्म स्टार्ट कर देंगे। तो एक बड़ी सीधी सी बात यह है कि मई से एक महीना यानी कि जून और इसी महीने विज्ञप्ति जारी होने की संभावनाएं हैं। हाँ, सरकारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा एक आध महीना लेट हो सकती है, मैं तो कहूँ एक या दो महीना लेट हो सकती है, बट हाँ अभी से आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि जब एक बार नोटिफिकेशन आएगा वहाँ से लगा के आपको 4 से 5 महीने ही तैयारी के लिए मिलेंगे। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मानो तो 4 से 5 महीने सफिशिएंट नहीं होते कई बार हर अभ्यर्थी के लिए जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें। मोर देन 6 मंथ चाहिए होते हैं। हाँ, कुछ एक अभ्यर्थी होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है, थोड़े से वो मेधावी होते हैं, तो उनके लिए तो वो 4-5 महीने भी काफ़ी होते हैं। बट एक सामान्य अभ्यर्थी, विशेषकर जो नए अभ्यर्थी हैं, पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं या भरेंगे, तो उनके लिए 4 से 5 महीने मेरे हिसाब से काफ़ी नहीं होते। तो देखिए, सबसे पहली बात की विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, तो जैसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी उसके हिसाब से देखें तो जून में, इसी महीने जो है विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। बाकी जैसे मैंने कहा कि सरकारी घोषणा है और जो नेताओं के स्तर पर है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, उच्च शिक्षा मंत्री हो, अगर वो कोई घोषणा करते हैं तो उसमें हाँ एक आध महीना दाएं बाएं हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो विज्ञप्ति इसी महीने जारी होने वाली है। अब इसके अलावा इस वीडियो में मैं टॉप 10 वो क्वेश्चंस जो है लेकर आया हूँ जो एक नए अभ्यर्थी के मन में ज़रूर रहते हैं। पिछली बार जिन्होंने फॉर्म भरा तो वो शायद इतनी रुचि नहीं लें इन प्रश्नों में, क्योंकि उन्हें वो सारी चीज़ें पता है, वो सारा प्रोसेस फॉलो करके एग्ज़ाम तक पहुँचे हैं तो उन्हें पता हो। लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में नए अभ्यर्थी काफ़ी सारे जुड़ते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो है मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहली बात विज्ञप्ति वाला हमने क्लियर कर दिया। अब आवेदन हेतु न्यूनतम योग्यता क्या रहेगी। तो देखिए, न्यूनतम योग्यता के संबंध में तो लोग कहते हैं कि पीजी चाहिए, नेट चाहिए, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी, उस बेसिस पे आपको फॉर्म भरना होगा। देखिए, ऐसी बात है कि इससे पहले गार लागू हुआ था, जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 जो भर्ती आई थी नवंबर दिसंबर में, तो उसमें 2 बार विज्ञप्ति निकली थी। पहली बार गार के साथ, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वाले रूल के साथ, और सेकंड जो है बिना गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ। लेकिन एक गार हटा तो दूसरा लागू हुआ। एक गार में 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सबके अंक मायने रखते थे, लेकिन अब जो गार लागू है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, इसमें 10th 12th के अंक इतने मायने नहीं रखते जितने कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मायने रखते हैं। तो देखिए, इसमें न्यूनतम योग्यता क्या है। सबसे पहले तो आपके पास पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे वो एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, जो भी मास्टर्स की डिग्री जिसको कहते हैं, स्नातकोत्तर या परा स्नातक जिनको बोलते हैं, या अधि स्नातक जिनको बोलते हैं, तो वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए मिनिमम 55% के साथ। अब इसमें किसी को छूट भी है क्या? जी हाँ, छूट है। किसको है? एससी यानी कि अनुसूचित जाति, एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर यानी कि अपने जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, एसबीसी जो विशेष पिछड़ा वर्ग है, और पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप जिनको दिव्यांगजन कहते हैं, इन सभी को इन 55% में 5% की छूट है। मतलब इनके 50% भी होंगे तो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। कौन? एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी और दिव्यांगजन। अब देखिए, ये जो 50% है, राउंड फिगर नहीं, टोटल 50% से ऊपर होने चाहिए। मतलब कोई अभ्यर्थी जैसे 49.90-95 है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, 50 से ऊपर होने जरूरी है। चाहे वो फिक्स 50 है तो भी चल सकता है, और 55 जिनके हैं तो वो फिक्स 55, और 54.99 भी है तो भी नहीं चलेगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इन जो 5 कैटेगरीज एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी और फिजिकल हैंडीकैप्ड, इनके अलावा भी किसी को छूट है क्या? जी हाँ, 1991 से पहले जिन्होंने पीजी किया है और पीजी करने के साथ पीएचडी किया है, तो उनको जो है 5% की इसमें छूट दी जाएगी। किसमें? एमए, एमएससी, एमकॉम के अंकों में, तो उनके भी 50% जो है वो माने रहेंगे। अब अगली योग्यता क्या है? वो आपके पास नेट, सेट या स्लेट उत्तीर्ण होना चाहिए। नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। सेट मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य पात्रता परीक्षा। और स्लेट मतलब स्टेट लेक्चरर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राज्य व्याख्याता पात्रता परीक्षा जो है उत्तीर्ण होनी चाहिए। अब राजस्थान
में सेट जो हुई थी वो 2012, 13, 14 में हुई थी, लगभग 1 दशक पहले। उसके बाद कोई सेट हुआ नहीं है। और सेट में भी एक रूल ऐसा होता है कि और किसी राज्य से आप करते हो तो वो मान्य नहीं है। कब से? अगर आपने सेट की डिग्री, देखो नेट तो मान्य ऑल ओवर राजस्थान, और वो हो भी रही है। जून में अभी एग्ज़ाम है, कुछ ही में दिन पहले जो है फॉर्म भरा गया नेट का, तो अभी जून में आप अगर क्लियर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब सेट की बात करें तो राजस्थान में तो 10 साल से सेट नहीं हुआ। और सेट को अगर थोड़ा और डीपली समझें तो किसी और राज्य से अगर आप सेट करते हो तो वो मान्य नहीं होता। क्यों? इसमें एक रूल ऐसा है कि 1 जून 2002 से पहले किसी और राज्य की सेट है वो मान्य है, लेकिन 1 जून 2002 के बाद अगर किसी और राज्य की सेट है तो वो मान्य नहीं है। मतलब 20 साल से ज़्यादा पुरानी सेट है तो ये आपकी मान्य है, नहीं तो मान्य नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और सेट और स्लेट तो राजस्थान में तो हो नहीं रही, तो आपके पास एकमात्र ऑप्शन है नेट का। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी में 55% के साथ पीजी और नेट, सेट या स्लेट, तो सेट स्लेट हो नहीं रहा, तो यानी कि केवल नेट ही आप मान के चलो क्लियर होना चाहिए। अब देखिए 2009 से पहले किसी ने पीएचडी किया है तो उनको भी नेट से छूट मिलेगी, मतलब उनकी पीएचडी मान्य रहेगी और बिना नेट के भी वो पीजी और पीएचडी के बेसिस पे भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं। अब इसके अलावा एक और योग्यता है जो हर कोई नहीं बताता, इसलिए मैं थोड़ा डीपली इस वीडियो को ले जा रहा हूँ। तो देखिए उसमें ऐसा है कि ग्रेजुएशन में मिनिमम आपके 45% होने चाहिए। 45% से नीचे है तो फिर आप नहीं बन सकते कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखिए इन 45% में भी किसी को छूट है क्या? जैसे पीजी के 55% में छूट है एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी और दिव्यांगजनों को, वैसे क्या ग्रेजुएशन के जो 45% है इसमें भी छूट है क्या? जी हाँ, इसमें भी छूट है। एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी और पीएच यानी कि दिव्यांगजन, इनको 5% की इसमें छूट रहेगी। और राउंड फिगर नहीं होना चाहिए, फुल ऑन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि जैसे 44.99 है तो वो मान्य नहीं होगा, तो हम उसे मोटा मोटी 45 मान लेते हैं, लेकिन वो जो आरपीएससी वो उसे 44 ही काउंट करेगा, 45 नहीं करेगा। तो ये आप इसमें ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 55% पीजी, 45% यूजी, नेट, स्लेट या सेट, तीनों में से कोई एक होना चाहिए, ज़्यादा है तो अच्छी बात। और पीएचडी है तो 2009 से पहले वाली है तो छूट है नेट में, और 9 के बाद की है तो फिर आपको उसमें छूट नहीं होगी। और पीएचडी है 1991 से पहले तो फिर आपको पीजी के 55% में 5% की छूट रहेगी। तो योग्यता जो है वो इसी के इर्द गिर्द रहती है। अब देखिए अगला प्रश्न की गार, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, जिसको अच्छा शैक्षणिक अभिलेख बोलते हैं, तो वो लागू होगा क्या? तो देखिए फिलहाल तो उसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब ये लागू हुआ था तो टोटल फॉर्म भरे गए थे 75,000 और उसमें भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ। तो सरकार और आरपीएससी को इस मामले में जो है पीछे हटना पड़ा था और 1 महीने के अंदर नई विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी थी, जिसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को पूरी तरह नहीं तो मोस्टली हटा दिया गया था, क्योंकि अब 10-12 के अंक मायने नहीं रखते, यूजी पीजी के रखते हैं। तो इस बेसिस पे उसको हटा दिया गया था गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड लागू नहीं होने वाला, यही फिलहाल संभावनाएं हैं। और सेट स्लेट आयोजित होगी कि नहीं होगी, तो आरपीएससी ने तो पत्र लिख के भेज दिया राजस्थान सरकार को कि हमारे पास आप टाइम नहीं है ये कराने का, आप किसी और को दे दो। अब फिलहाल तो आरपीएससी के बाद किसी को सरकार ने तय किया नहीं है सेट स्लेट के लिए, करेगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो फिलहाल कोई संभावना नहीं है, आप नेट की तैयारी रखो, वही सबसे मेरे हिसाब से उपयुक्त रहेगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि पीएचडी अनिवार्य होगी। तो देखिए इसमें काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने बहुत बेवकूफ़ बनाया अभ्यर्थियों को, पीएचडी अनिवार्य है, ये है वो। देखिए ऐसा है कि पीएचडी अनिवार्य होगी 2023 से, और वो भी कहाँ? यूनिवर्सिटी। देखो असिस्टेंट प्रोफेसर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में। कॉलेज मीन्स महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय के जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाएगी कब से? 2023 से पीएचडी। और कॉलेज लेक्चरर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट पीजी और नेट ही है, पीएचडी रिक्वायरमेंट मिनिमम नहीं है। उल्टा पीएचडी को यहाँ कम आंका जाता है, नेट को ज़्यादा आंका जाता है। तो आप, और मैं ऐसे बहुत सारे टीचर्स को जानता हूँ जिनके पास पीएचडी तो है, वो काफ़ी सीनियर भी है, मतलब 35-40 की एज के आसपास, लेकिन नेट नहीं है। सोचो आप, तो नेट को हल्के में ना लें, नेट सीरियस लें आप उसको। और पीएचडी तो देखो ऐसा है कि अभी थोड़ा लोग समझने लग गए, आज से 10-15 साल पहले तो पीएचडी यूं ही हो जाती थी। जो भी संभागीय स्तर पर लोग रहते थे तो यूनिवर्सिटी फॉर्म भर देते थे, कंपटीशन था नहीं, पीएचडी करके लोग क्या करें, कोई जॉब तो मिलेगी नहीं, इससे ऐसा सोचते थे। तो इसीलिए बहुत इजीली हो जाती थी। ओरिजिनल कंपटीशन जो है वो नेट में है, क्योंकि फिक्स
फिक्स परसेंटाइल के बेसिस पे पास किया जाता है। हाँ, हमें इतने पास करने हैं, इतने हज़ार या लाख में से, तो बस वही करते हैं वो। तो एक कंपटीशन की तरह जो है वो आपके नेट है। पीएचडी तो अब कंपटीशन हुआ है, पहले यूं ही हो जाता था। तो पीएचडी अनिवार्य नहीं होगी कॉलेज लेक्चरर के लिए। यूनिवर्सिटी में आप लगोगे जिसकी कोई रेगुलर भर्ती नहीं होती, वो उनके अलग लेवल पे होती है, तो हाँ उसके लिए पीएचडी अनिवार्य होगी 2023 से। 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण यूजीसी ने एक निर्णय लिया, 2023 से जो है पीएचडी अनिवार्य होगी। अब देखिए नेट कब तक क्लियर करना होगा, तो नेट होगा आपके इंटरव्यू के पहले दिन तक आपका जो है नेट क्लियर होना चाहिए। और साक्षात्कार का पहला दिन, जैसे मैं आपको उदाहरण से बताऊं, जैसे अभी एग्जाम समझ लो दिसंबर में हो जाए, उदाहरण स्वरूप अगर समझें, तो फिर जो साक्षात्कार अगले 6 महीनों में, तो समझ लो अगले मई या जून में इंटरव्यू हो, तो पहले दिन, ऐसे नहीं कि 10 दिन, जैसे हिंदी, राजनीति, इतिहास, भूगोल बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं तो उनमें काफ़ी दिन तक इंटरव्यू चलते हैं, ऐसे नहीं कि आपका 10वें दिन है तो 10वें दिन तक होना चाहिए, नहीं, पहले दिवस तक जो है आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाना, माफ़ कीजिएगा, जो आपके नेट मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है, चाहे पीजी हो चाहे नेट हो, वो आपके क्लियर हो जाना चाहिए साक्षात्कार के पहले दिन तक। और आवेदन हेतु न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी हो सकती है, तो देखिए न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल। जैसे पिछली बार भर्ती आई थी तो उन्होंने 1 जुलाई 2020 रखा था, भर्ती दिसंबर में आई थी विज्ञप्ति, तो इस बार अगर ऐसा होता है तो मोस्टली चांसेस ये हैं कि 1 जनवरी 2022 रखते हैं, या फिर 1 जुलाई 2022 भी रख सकते हैं। वो आरपीएससी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कब जो है, आयु का मापदंड तो 21 से 40 है, लेकिन किस दिन तक 21 होना चाहिए, किस दिन तक 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो मापदंड आरपीएससी अपने हिसाब से तय करेगी। तो मिनिमम 21, अधिकतम 40। अब इसमें क्या छूट है, तो मिनिमम में तो कोई छूट होती नहीं, लेकिन अधिकतम में जो छूट है वो एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी के जो मेल अभ्यर्थी हैं, जो पुरुष हैं, उनको 5 साल की छूट है। मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी का 45 वर्ष का व्यक्ति भी कॉलेज लेक्चरर का फॉर्म भर सकता है। और जनरल और ईडब्ल्यूएस की कोई महिला अभ्यर्थी है तो उसे भी 5 साल की छूट है, वो भी 45 साल की एज तक फॉर्म भर सकती है। अब देखिए तो छूट किसको नहीं है, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनको किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है, उन पे 40 साल वाला ही नियम लागू होगा। दूसरे राज्यों का कोई अभ्यर्थी है तो उस पर भी यही लागू होगा कि उनको किसी आरक्षित श्रेणी में माना नहीं जा सकता। और एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी की कोई फीमेल है तो वो 50 साल की एज तक भी फॉर्म भर सकती है, यानी कि 40 + 10 की उसको जो है छूट रहेगी। कोई विधवा है यानी कि डाइवोर्सी, तलाकशुदा, माफ़ कीजिएगा तलाकशुदा यानी कि डाइवोर्सी, विधवा मतलब विडो है, तो उसको भी जो है इसमें पूरी छूट मिलेगी, पूरी मतलब 40 से ऊपर वो कितनी भी हो उसको कोई रोक टोक नहीं है, भले 59 साल एज है तो भी फॉर्म भर सकती है। हाँ 60 से ऊपर नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर तो वो रिटायरमेंट वाली एज क्रॉस हो जाती, तो वो नहीं हो एक्चुअल में, क्योंकि सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो पार नहीं होनी चाहिए। और फिर आगे हम बात करें तो साक्षात्कार का आयोजन होगा कि नहीं होगा, तो देखिए बिल्कुल होगा साक्षात्कार का आयोजन। जैसे मैंने 1 सप्ताह पहले एक अपडेट आई थी, मुख्यमंत्री जी का बयान भी था, तो इंटरव्यू बिल्कुल आयोजित होंगे। देखो मेडिकल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें, कॉलेज एजुकेशन में, सब इंस्पेक्टर में और आरएएस में, इनमें इंटरव्यू होने ही हैं। बाकी जो भर्तियां उनमें से इंटरव्यू हटा दिए गए हैं। इनके पीछे रीजन ये कि इसमें आपको एक तरीके से अपनी व्यवहारशीलता क्या है, आपकी हाजिर जवाबी क्या है, आप किस प्रश्नों को कैसे समझ के उत्तर देते हो, बिल्कुल लाइव आपका देखा जाता है कौशल। तो उस बेसिस की ज़रूरत होती है कॉलेज लेक्चरशिप में, या फिर यूँ कह दीजिए आरएएस एसआई में, तो इसीलिए अधिकारी लेवल है ये सारे, और इसमें इंटरव्यू की ज़रूरत होती है क्योंकि हाजिर जवाबी देखी जाती है, इंसान की व्यवहारशीलता देखी जाती है, इंसान का हाव भाव देखा जाता है कि क्या सोचता है क्या पूछने पर, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है, इसलिए साक्षात्कार इसमें से नहीं हटा है। हाँ चेंज जरूर हो गया है, जैसे अभी जो है 2009 का माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है जिसमें 12% से ज़्यादा नहीं हो सकता, टोटल जो अंक भार है परीक्षा का उसका 12% तक ही हो सकता है इंटरव्यू, यानी कि अपने 200 नंबर का टोटल ऑल ओवर पेपर्स होते हैं 3, तो 12 दूनी 24 अंकों का इंटरव्यू होता है। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज करके वो ये करें कि 10% से ज़्यादा नहीं हो, यानी कि 20 अंकों का इंटरव्यू हो सकता है। यही परीक्षा पैटर्न में भी है, पहले लिखित परीक्षा होती है जिसमें 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आपके जो है सब्जेक्ट का होता है 75 अंकों का, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन जो है वो आधे अंक का होता है, मतलब 150 क्वेश्चन 75 अंक। और इसमें एक चीज़ ध्यान आप ये रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग होती है तो तुक्के इसमें काम नहीं आते, तो 75 अंक फर्स्ट पेपर के 150 प्रश्न, और सेकंड पेपर में भी जो है 75 अंक और 150 प्रश्न आने वाले हैं। ये दोनों आपके विषय के रहने वाले, जैसे किसी का राजनीति
राजनीति है, इतिहास है, तो उसके अकॉर्डिंग। फिर तीसरा जो पेपर होगा वो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें 50 अंक होंगे और 100 क्वेश्चन होने वाले। तो टोटल 75 प्लस 75 प्लस 50 यानी कि 200 अंक हो गए। और जो क्वेश्चन है वो होने वाले हैं 400। तो 400 प्रश्न होंगे, 200 उसके अंक होने वाले हैं। अब इसमें क्या करना है कि ये तो सारे आपको ओरिजिनली पास करने होंगे। हालांकि इसमें 40% रूल ऐड होगा नहीं होगा उस संबंध में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे इन्होंने सेकंड ग्रेड में ऐड कर दिया, फर्स्ट ग्रेड में कर दिया, रीट में तो खैर 60% है ही पहले से, तो शायद इसमें भी कर दें कि 40%। हालांकि थोड़ा मुश्किल ये है कि इसका लेवल बड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो थोड़ा सा उनको पेपर भी हल्का सा मीडियम या मीडियम से थोड़ा ईजी की ओर बनाना पड़ेगा, तभी इसमें 40% बनेंगे। नहीं तो इस लेवल पे 40% भी स्कोर करना, कई सारे, मैं सभी विषयों का नहीं कह रहा, लेकिन कुछ एक विषयों में वो भी डिफिकल्ट हो जाता है लगभग सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो इसीलिए जो है मेरे हिसाब से 40% का रूल लागू होने के 50-50 चांसेस हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर होगा तो थोड़ा सा लेवल जो है चेंज करना पड़ेगा। और फिर होगा आपके इंटरव्यू, वो होगा 24 अंक का, और 20 अंक का भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि अब राजस्थान सरकार इसमें थोड़ा बदलाव करने जा रही है। और मेरिट जो बनेगी वो 224 या 220 के अंदर से बनेगी फाइनल मेरिट। पहले आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, 200 में से जो अंक होंगे उस बेसिस पे, और आपको तीनों एग्जाम में उपस्थित होना है। ऐसे नहीं कि आप विषयों वाले जो है एग्जाम उसमें चले जाओ, जनरल स्टडीज में नहीं जाओ, ऐसे नहीं चलेगा। आपको तीनों एग्जाम्स में उपस्थिति देनी होगी, साक्षात्कार में उपस्थिति देनी होगी, उसके बाद ही आपको कट ऑफ के लिए कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। तो ये बात आप इसमें ध्यान जरूर रखिएगा। और फिर एक छोटा सा प्रश्न ये भी रहता है कि आवेदन शुल्क कितना होगा। तो देखिए पिछली बार जो जनरल कैटेगरी उसके लिए 350, ओबीसी के लिए 250, और बाकी जो है अपने निःशक्त जन वगैरह उनके लिए 100 ऐसे करके रखा गया था। इस बार शायद बढ़ा के 500 कर सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है। तो यही होगा 300 से 500 के बीच में। और इसके अलावा जो भी अपडेट आएगी तो मैं पहुंचाते रहता हूं हमेशा ही, और ईश्वर के आशीर्वाद से लगभग 2 साल होने को आए हैं। और कॉलेज लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम है उसके संबंध में जो भी ऑफिशियल अपडेट है, जानकारी है, उसके संबंध में अपना थोड़ा सा पकड़ भी है चैनल के माध्यम से, और पोस्ट भी है वो वाली अपने पास। और इन सबसे भी बड़ी बात की ये है कि आप सबका प्यार बहुत मिलता है इसमें। बाकी सारे जो वीडियोस होते हैं वो भी थोड़े बहुत चलते हैं इधर उधर, लेकिन ओरिजिनली जो ईश्वर का आशीर्वाद है, आप सभी लोगों का जो साथ है, जो प्यार, मान सम्मान, स्नेह जब मिलता है वो इसी बेसिस पे मिलता है। तो डेफिनेटली इन नियर फ्यूचर मैं इस भर्ती के संबंध में कुछ करने का सोच रहा हूँ, और जल्दी आपको उस बारे में भी अपडेट दे दूंगा कि क्या कुछ है। अपनी कोशिश थोड़ी सी और इसमें हम लोग करेंगे, और इसके अतिरिक्त जो भी जानकारी आएगी तो पहुंचा दूंगा आप तक। अच्छा, एक छोटी सी बात ये है, मैंने पिछली बार भी आपको शायद बताया हो कि अभी जो फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी पंजाबी विषय का जो है वो रिजल्ट जारी किया गया, जैसे आपको पता होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि धीरे धीरे फाइनल लिस्ट जो है वो जारी हो रही है। इससे पहले एग्रीकल्चर, म्यूजिक, पब्लिक एड, फिलोसफी और बॉटनी का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। अब ये छठा जो है विषय है जिसका फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है। और इसकी देखो, अगर मैं बात करूँ तो पहला इसका जो रिजल्ट आया था अपने इंटरव्यू के लिए, तो वो आया था 2 मार्च के आसपास। अब उसमें जो है 2 पोस्ट है, जैसे आपको पता है, पंजाबी में, और जो टोटल कैंडिडेट्स थे वो 70 थे, और 35 का कंपटीशन था। इसमें जो पास किए गए थे वो 6 पास किए गए थे, यानी कि 3 गुना, एग्जैक्ट 3 गुना। और वो कट ऑफ जो गई थी वो 79.20 गई थी। तो फाइनल कट ऑफ जो है वो 100.91 यानी कि 101 आप समझो। तो 21 प्लस अंकों का जो है इसमें डिफरेंस लगभग है। देखिए सबसे कम डिफरेंस जो है वो एग्रीकल्चर और पंजाबी में ही है। मतलब जैसे मैंने आपको एक बहुत पहले एक वीडियो में बोला था कि जितने कम अभ्यर्थी चुने जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उतना कम डिफरेंस आता है इंटरव्यू की जो कट ऑफ है और जो फाइनल कट ऑफ है उसमें। और जितने ज़्यादा चुने जाते हैं, जैसे अभी जो रिजल्ट आए उसमें सबसे ज़्यादा जो चुने गए हैं वो देखिए बॉटनी में चुने गए। बॉटनी का अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो, और अभी जो टोटल 6 विषय जैसे मैंने आपको बताया, इनमें जो है सबसे ज़्यादा इसमें जो है 196 अभ्यर्थी पास किए गए। तो 106 गई थी पहले और 152 गई फाइनल। तो 46 अंकों का डिफरेंस सोचो, मतलब
30 से 35-40 तो हर कोई मानता है, लेकिन ऑलमोस्ट नियर 50 अंकों का डिफरेंस बहुत बड़ा है। अब आप सोचो, जब राजनीति, हिंदी, इतिहास और भूगोल का, खैर अभी इंटरव्यू वाला भी आना है, इंटरव्यू कॉल की जो लिस्ट है वो भी आनी है, तो इन सब बड़े बड़े विषयों में जो जिसमें बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे, उसका जब फाइनल कट ऑफ या मेरिट जारी होगी, तो आप सोच के देखिए कि कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस उसमें आएगा। तो ये आप मान के चलिए कि जितने कम अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे उतना कम डिफरेंस होगा, जितने ज़्यादा पहुंचेंगे उतना ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो ऐसे करके 6 विषयों की फाइनल रिजल्ट अभी तक जारी हुआ है। और इसमें एक प्रश्न छोटा सा ये भी रहता है कि सर ज्वाइनिंग कब तक होगी, कब तक कॉलेज अलॉट होगा। तो देखिए, इस बारे में कोई ऑथेंटिक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे मेरे सीनियर हैं जिनसे मैंने इस संबंध में बात करी, जिन्होंने आरपीएससी के लिए पेपर भी बनाया, आरएएस तक का पेपर जो है बनाने में उनका योगदान रहा, वो जिस विषय के स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे मेरी बात हुई थी सर से, तो उन्होंने ये बोला था कि दीपावली के आसपास जो है ज्वाइनिंग देने की प्रोसेस शुरू हो सकती है, ऐसे उन्होंने बोला। क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं, पिछले 30 साल से, 3 दशक से वो कॉलेज लेक्चरर हैं, वर्तमान में प्रोफेसर हैं। तो उनसे मेरी बात हुई, तो उस बेसिस पे उन्होंने जो कहा, तो उनका तो कहना ही पत्थर की लकीर होता है साहब। हमारा तो टोटल जो एज ही है वो उनके कैरियर से कम है, तो आप समझ जाओ कि वो कितने महान हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि दीपावली तक जो है ज्वाइनिंग हो सकती है। तो इस बेसिस पे मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो पहुंचा दूंगा आप तक वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।